हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस का साइंस का सेट नंबर 5वां सेट नंबर 5वां, जिसमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। तो सेट नंबर 5वां लेकर आ गया हूँ। और जो 1 से लेकर चौथा से 4 तक सेट ना देखें, कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चलना है या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, वहाँ लिंक दिया गया है, ताकि देख लें, ताकि 2023 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, सही अच्छा रैंक आ सके। तो चलता हूँ फिलहाल आज का 5वां सेट में। और जो इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे और याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलता हूँ फिलहाल आज का 5वां सेट में। 5वां सेट का देख लेता क्वेश्चन किस प्रकार से, क्योंकि हर सेट का हर क्वेश्चन लाजवाब है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखना ना भूलें, बिना स्किप किए हुए पूरा क्वेश्चन को जरूर देखें, ताकि एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। चलता हूँ आज का सेट में। 5वां सेट का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आलू, जिसका नाम क्या है पोटैटो, किस कुल का है? कौन सा कुल का है आलू? कौन सा कुल का है? ऑप्शन ए में है जेमिनी, बी में है कंपोजिटी, सी में है सोलेनेसी एंड डी में कौवा कुकुरबिटेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी था किसका? तो सोलेनेसी। आलू सोलेनेसी कुल का एक क्या है? फल है। और क्या? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडा तथा रोटी, भोजन में क्या दूध, अंडा और रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी हो। देखिए, ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ यूज करने से जब उसमें से उससे भी रोगी हो सकता है, उससे भी बीमार हो सकता है। जैसे क्या बोल रहा है कि दूध, अंडा, रोटी दिया जाता है, क्या बोल रहा है, मनुष्य को केवल वही दिया जाता है, तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है रिकेट्स रोग हो सकता है, बी में दिया है बेरी, सी में दिया है स्कैर्बी एंड डी में क्या बोल रहा है? रतौंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाता था क्या? तो रिकेट्स। एक ही चीज़ को ज़्यादा यूज करने पर क्या होता है? कौन सा होता है? दूध, अंडा तथा रोटी अधिक दिया जाएगा तो रिकेट्स रोग उत्पन्न हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस क्रिया के फलस्वरूप, कौन सा क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए में दिया प्रकाश संश्लेषण कारण, बी में दिया प्रसारण कारण, सी है बाष्पोत्सर्जन एंड डी में क्या बोला? विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सा क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। पर कि पुष्प धारण करने वाले पौधों में साकरा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ऑप्शन ए में फ्रैक्टोज के रूप में, बी में सुक्रोज के रूप में, सी में है सेलुलोज के रूप में एंड डी में क्या बना? ग्लूकोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो सुक्रोज के रूप में। पुष्प धारण करने वाले पौधों में साकरा का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए में है कॉपर और जिंक, बी में है कैल्शियम और लोहा, सी में है जिंक और बोरान, डी में क्या हो रहा है? लोहा और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात क्या? तो लोहा और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल निर्माण के लिए लोहा और मैग्नीशियम बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं छठा क्वेश्चन में। पर प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है? ऑप्शन ए में विद्युत प्रकाश रासायनिक, और बी में बोल रहा है प्रकाश रासायनिक, सी में बोल रहा है रासायनिक प्रकाश यांत्रिकी एंड डी में बोल रहा है यांत्रिक प्रकाश। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो प्रकाश रासायनिक। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम है प्रकाश रासायनिक रूप में। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है क्रोमोसोम्स में, बी में है कोशिका द्रव्य में, सी है केंद्रक में एंड डी में बोला माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव्य में होता है। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन में। पूरा कि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। आप लोग केला को पकाते हुए देखे होंगे, किस तरह से तोड़कर कच्चे और किस तरह से पकाया जाता है। ऑप्शन ए में मीथेन से पकाया जाता है, या एथिल से पकाया जाता है, या एसिटिलीन से पकाया जाता है, या सोडियम क्लोराइड से पकाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अर्थात का? तो एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन काम आता है? तो एसिटिलीन प्रयोग में आता है। अगर ना भी मतलब जानते होंगे तो ट्राई करके एक बार जरूर देखेगा। कच्चा केला को तोड़ करके उसमें एसिटिलीन कागज में करके रख दीजिएगा, और कुछ ही दिनों के बाद तुरंत ही क्या होगा? पक जाएगा। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़े बीज पाया जाता है। सबसे बड़ा बीज किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में रेफलेशिया में, बी में है लोडोसिया में, सी है यूकेलिप्टस में एंड डी में बोल रहा है कटहल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो लोडोसिया में। सबसे बड़ा बीज पाया जाता है किसमें? तो लोडोसिया में पाया जाता है।
आगे चलते हैं। आगे आपका 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। बोला कि रात्रि के समय, लॉन्ग नहीं बहुत इजी है, रात्रि के समय रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। बोला कि पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। बी में बोला कि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सी में बोला रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। डी में बोल रहा है रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या? तो रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके कारण मनुष्य को पेड़ पौधे का रात के समय नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा अपवाद में पौधा है जो जिसका सोने से कोई दिक्कत ना होता है, लेकिन अपवाद में है वो। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले सिद्ध किया था किसने? कौन सा वैज्ञानिक था जो सबसे पहले सिद्ध किए थे कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए में कोपरनिकस ने, बी में है अरस्तु ने, सी बोल रहा है एडविन हबल ने, एंड डी में क्या बोल रहा है? गैलीलियो ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात किसने? तो कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सबसे पहले कोपरनिकस ने ही खोज किए थे। आगे चलते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है ब्रूनो रोसी ने, बी में बोल रहा है विक्टर हेस ने, सी में बोल रहा है कोपरनिकस एंड डी में बोल रहा है एडविन हबल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या इसने? तो विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं। आगे आपका 13वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकता है? तारे कौन सा अभिक्रिया के कारण चमकता है? ऑप्शन में है कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन के कारण, बी में बोल रहा है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के कारण, सी है उपयुक्त दोनों के कारण, एंड डी में बोल रहा है सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या? तो दोनों उपयुक्त दोनों सत्य। कौन कौन? तो कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन के कारण या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के कारण क्या बोल रहा है? तारा चमकता है। आगे चलते हैं। आगे बोला 14वां क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है? ऑप्शन में है बीटा सेंटोरी, बी में बोल रहा है एल्फा सेंचुरी, सी में बोल रहा है थ्री एंटोरी, एंड डी में बोल रहा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा 13 गुना 10 किलोमीटर, बी में बोल रहा 9.4 गुना 10 किलोमीटर, एंड सी में बोल रहा 9.46 गुना 10 किलोमीटर, एंड डी में बोल रहा 5 गुना 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कितना? यहाँ हो जाएगा कितना? 9.46 गुना के 10 कितना 15 होता है। यहाँ 12 नहीं होगा, ये 15 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कितना? 9.46 गुना 10 किलोमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है अस्थियों की रचना से, बी में है अन्य स्तनधारियों के संघ से, सी में बोल रहा है रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से, एंड डी में बोल रहा है कैल्शियम के अवशेष मात्रा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या? तो रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से जीवाश्म का आयु का पता लगाया जा सकता है रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है? किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए में है हेवीली डोप्ड, एंड बी में बोल रहा है लाइटली डोप्ड, सी में बोल रहा है मॉडरेटली डोप्ड, एंड डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो लाइटली डोप्ड होता है। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है लाइटली डोप्ड होता है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है? एक स्वस्थ मनुष्य है उसको कितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है प्रतिदिन? ऑप्शन ए में है 3600 किलो कैलोरी, बी में बोल रहा 2900 कैलोरी, एंड सी में बोल रहा 2400 कैलोरी, और डी में बोल रहा है 1000 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो 2900। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 2900 कैलोरी का आवश्यकता जरूर पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे आपका 19वां क्वेश्चन बोल रहा कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन भार क्या बोल रहा है? भिन्न होता है। वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में संभारिक, बी में बोल रहा आइसोबार, सी में समस्थानिक, एंड डी में बोल रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात क्या? तो इसे समस्थानिक
जिसमें जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु भार भिन्न होता है, मतलब भार अलग अलग होता है, उससे बोला जाता है समस्थानिक बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि तापमान और दाब के समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। क्या बोल रहा है? सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहलाता है। कौन सा नियम है ये? तो ऑप्शन ए में दिया है एवोगाद्रो का नियम, बी में दिया है बॉयल का नियम, सी है चार्ल्स का नियम एंड डी में बोला गए लुसैक का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात का, तो ये एवोगाद्रो का नियम है। इसे याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। 21वां बोला कि दूध में निम्न डाइसैकराइड उपस्थित रहता है। कौन सा निम्न डाइसैकराइड उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है लैक्टोज और सी में बोल रहा है माल्टोस एंड डी में क्या बोल रहा है? इनमें से सभी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात का, तो लैक्टोज। दूध में डाइसैकराइड के रूप में उपस्थित रहता है कौन? तो लैक्टोज रहता है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां बोल रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन कौन है? ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट एंड डी में बोल रहा है स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कौन? तो स्टार्च। भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है? तो स्टार्च है। आगे चलते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया था। कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ऐसे सिर्फ कलर से लिखें तो कांच पर नहीं लिखा सकता। कांच किसको बोलते हैं? शीशा को। तो इसलिए बोल रहा कि कौन सा उस पर लिखने के लिए क्या अम्ल का प्रयोग किया जाता था? कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, सी में बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल एंड डी में बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन है? ऑप्शन ए में चीनी का जलीय विलयन, बी में बोल रहा है दूध से दही बनना, सी में बोल रहा है लोहे पर जंग लगना और डी में बोल रहा है अगरबत्ती का जलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था क्या? तो चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जल में विलय होना कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 25वां क्वेश्चन बोल रहा है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत व हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए में कैल्शियम क्लोराइड, बी में है कैल्शियम फॉस्फेट, सी में बोल रहा है सोडियम क्लोराइड और डी में बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? तो कैल्शियम फॉस्फेट। दांत और अस्थियों में रहता कौन? तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर अच्छा सेट लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको चॉइस के अनुसार कि सर इस तरह से ये इस टाइप पर ऐसा क्वेश्चन बनाइए ताकि मतलब कि अच्छा रहे। तो कमेंट जरूर करिए और अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब फिर मिलते हैं अगले क्लास की सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।